जानवरों की दुनिया कितनी विशाल और अजीबोगरीब है ना। बिल्कुल। लाखों तरह के जीव, मतलब छोटे छोटे कीड़ों से लेकर वो विशाल व्हेल तक। आज हम इसी दुनिया की भूल भुलैया में एक गोता लगाएंगे और समझेंगे कि वैज्ञानिकों ने इन सब को मतलब तरतीब से समझने की कोशिश की है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के सफर को। बिल्कुल। जब हम जीवों को देखते हैं तो कोई पानी में, कोई जमीन पर, कोई उड़ रहा है। कुछ इतने छोटे कि दिखते नहीं, कुछ पहाड़ जैसे बड़े। तो इन्हें समझने के लिए ग्रुप्स में बांटना जरूरी हो जाता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे लाइब्रेरी में किताबें रखते हैं। सही कहा। देखिए, बहुत पहले अरस्तु जैसे विचारकों ने जानवरों पर गौर करना शुरू किया था। करीब 500 किस्म के जानवरों के बारे में लिखा उन्होंने। लेकिन सही मायनों में वो कैरोलस लीनियस थे 18वीं सदी में, जिन्होंने एक सिस्टम बनाया। हाँ, लिनियस का नाम सुना है। उन्होंने जीवों को मोटे तौर पर दो बड़े ग्रुप्स में बांटा। पौधे यानी प्लांट किंगडम और जंतु यानी एनिमल किंगडम। अच्छा। और आज हम इसी एनिमल किंगडम पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, आज हम जंतु जगत की बात करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला सबसे बुनियादी बंटवारा है वो इस आधार पर है कि जीव का शरीर कितनी कोशिकाओं मतलब सेल्स से बना है। ओके, सेल्स के आधार पर। हाँ, तो पहला ग्रुप है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। इसमें वो सभी जीव आते हैं जिनका पूरा शरीर सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है। सिर्फ एक कोशिका। अरे वाह। हाँ, इन्हें कहते हैं यूनिसेल्युलर। सोचिए, एक ही सेल में जिंदगी के सारे काम। कमाल है। और दूसरा ग्रुप? दूसरा ग्रुप है मेटाजोआ। इसमें वो सारे जीव आते हैं जिनका शरीर एक से ज्यादा मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। जैसे हम लोग। बिल्कुल। हम इंसान भी इसी मेटाजोआ में हैं। ये मल्टी सेल्युलर कहलाते हैं। तो ये जो प्रोटोजोआ वाले हैं, एक कोशिका वाले जीव, ये तो माइक्रोस्कोप के बिना दिखते भी नहीं होंगे। कुछ जाने पहचाने नाम है क्या इनमें? हाँ, ज्यादातर तो बिना माइक्रोस्कोप के नजर नहीं आते। इनमें अंग या ऊतक मतलब टिश्यूज जैसी कोई चीज नहीं होती। जाहिर है शरीर ही एक कोशिका का है, लेकिन विविधता इनमें भी कमाल की है। अच्छा। जैसे जैसे? जैसे अमीबा है, हम्म। उसका कोई फिक्स आकार नहीं होता। हाँ, वो बदलता रहता है। बिल्कुल, वो अपना आकार बदलता है और अपने शरीर के हिस्से, जिन्हें स्यूडोपोडिया या नकली पैर कह सकते हैं, उन्हें बढ़ाकर खाना पकड़ लेता है। अच्छा। फिर है पैरामीशियम। वो दिखने में कुछ कुछ चप्पल जैसा होता है। चप्पल जैसा? हाँ, और पानी में तैरने के लिए उसके शरीर पर बहुत छोटे बालों जैसे सीलिया होते हैं, उनसे वो चलता है। ओके। और कोई? एक और दिलचस्प है युग्लिना। युग्लिना? ये हरा होता है। हरा मतलब पौधे जैसा? हाँ, क्योंकि इसमें पौधों की तरह क्लोरोफिल होता है हम्म। और ये धूप से खाना बना सकता है। लेकिन ये चल फिर भी सकता है। अच्छा, तो दोनों काम। हाँ, इसीलिए इसे पौधे और जंतु की बीच की कड़ी मानते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और कुछ प्रोटोजोआ देखिए बीमारियां भी फैलाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम? ये मलेरिया वाला है ना? बिल्कुल सही। इससे मलेरिया होता है। और एक है ट्रिपैनोसोमा, जिससे स्लीपिंग सिकनेस होती है। अच्छा, तो एक सेल वाले जीव भी इतने अलग अलग तरह के और इतने महत्वपूर्ण। अब आते हैं मेटाजोआ पर, यानी हम जैसे बहुकोशिकीय जीवों पर। ये तो बहुत ही बड़ा ग्रुप होगा। इसमें तो अनगिनत जीव होंगे। इन्हें कैसे बांटा गया है? हाँ, ये वाकई बहुत बड़ा ग्रुप है। तो मेटाजोआ को उनके शरीर की बनावट और विकास के स्तर के आधार पर कई संघों या फाइलम में बांटा गया है। फाइलम, ठीक है। हाँ, फाइलम। हम कुछ मुख्य फाइलम देखते हैं। इनसे पता चलता है कि जीवन कैसे सरल से जटिल मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता गया। तो सबसे सरल बहुकोशिकीय जीवों में आते हैं पोरीफेरा फाइलम के सदस्य। पोरीफेरा, ये क्या होता है? इन्हें हम आम भाषा में स्पंज कहते हैं। ओ, स्पंज। हाँ, इनका नाम ही पोर बेरर यानी छिद्रधारक है। इनके शरीर पर बहुत सारे छेद पोर्स होते हैं। इनका शरीर बस कोशिकाओं का एक ढीला ढाला सा जमावड़ा होता है। पानी इन्हीं छेदों से अंदर आता है और ये उसमें से अपना खाना और ऑक्सीजन ले लेते हैं। अच्छा, और ये चलते फिरते नहीं है? नहीं, ये ज्यादातर समुद्र में चट्टानों वगैरह से चिपके रहते हैं। चल फिर नहीं सकते। बहुत ही साधारण बनावट है इनकी। वो जो नहाने वाले स्पंज होते हैं वो इन्हीं में से हैं? हाँ, कुछ प्राकृतिक बाथ स्पंज इन्हीं से बनते हैं, जैसे यूस्पोंजिया। ठीक है, तो स्पंज सबसे सरल मेटाजोआ हुए। इनसे थोड़े विकसित कौन है? इनसे एक कदम आगे बढ़े तो आता है सिलेंटेरा फाइलम। इसे नाइडीरिया भी कहते हैं। सिलेंटरेटा या नाइडीरिया? जी। इसमें कौन आते हैं? इसमें हाइड्रा, जेलीफिश और मूंगा जैसे जीव आते हैं। जेलीफिश और मूंगा कोरल रीफ वाले। हाँ, वही। इनके शरीर में
अब कोशिकाओं के बीच थोड़ा बेहतर तालमेल होता है, मतलब ऊतक या टिश्यूज बनने लगते हैं। इनके शरीर के बीच में एक गुहा, एक कैविटी होती है और मुंह के आसपास अक्सर धागे जैसे स्पर्शक या टेंटिकल्स होते हैं। हाँ, देखे हैं मैंने जेलीफिश में, वो शिकार पकड़ने के लिए। बिल्कुल, वो शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। और आपने कोरल रीफ की बात की, तो एक मजेदार बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का जो मशहूर ग्रेट बैरियर रीफ है, हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ। वो इन्हीं मूंगों के बनाए कैल्शियम कार्बोनेट के कंकालों से बना है, लाखों सालों में। अरे वाह, ये छोटे छोटे जीव इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं, कमाल है। इसीलिए शायद मूंगों को समुद्र का बगीचा भी कहते हैं। सही कहा, समुद्र का बगीचा। लेकिन एक सवाल, जेलीफिश के नाम में फिश है, पर ये मछली तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है। जेलीफिश दिखने में भले ही तैराकी करती मछली जैसी लगे, पर ये मछली बिल्कुल नहीं है। ये एक सीलेंट्रेट है। अच्छा, ये याद रखना होगा। ऐसे और भी हैं क्या फिश नाम वाले जो मछली नहीं है? हाँ, कई है। स्टारफिश, कटलफिश, ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहते हैं। इन पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है। तो पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा के बाद शरीर की बनावट और जटिल हुई होगी, जैसे कीड़े, वर्म्स। हाँ, अब आते हैं कुछ कृमि या वर्म्स वाले फाइलम पर। इनमें शरीर की बनावट और विकसित हुई। एक फाइलम है प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज, मुश्किल नाम है। हाँ, प्लैटीहेल्मिन्थीज मतलब चपटे कृमि, फ्लैटवर्म्स। इनका शरीर फीते जैसा चपटा होता है, चपटा, जैसे? जैसे टेपवर्म या फीता कृमि। ये अक्सर जानवरों या इंसानों की आंतों में परजीवी मतलब पैरासाइट की तरह रहता है, अपना खाना खुद नहीं बनाता। ओ, पेट वाले कीड़े। हाँ, उनमें से एक तरह का। फिर आते हैं एस्केल्मिन्थीज या निमेटोडा। एस्केल्मिन्थीज या निमेटोडा। इन्हें कहते हैं गोल कृमि, राउंड वर्म्स। इनका शरीर धागे जैसा गोल और लंबा होता है। अच्छा, वो भी पेट में होते हैं? हाँ, जैसे एस्कैरिस। ये पेट में कीड़े होने का एक आम कारण है। ये परजीवी भी हो सकते हैं और स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ठीक है, चपटे कृमि, गोल कृमि, और इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण फाइलम है एनेलिडा, एनेलिडा, यानी खंडित कृमि। सेगमेंटेड वर्म्स। इनकी खासियत है कि इनका शरीर कई सारे छल्लों या खंडों, सेगमेंट्स में बटा होता है। खंडों में, जैसे केचुआ? बिल्कुल सही, जैसे केचुआ। ये सेगमेंटेशन मतलब शरीर का खंडों में बंटना, ये विकास में एक बड़ा कदम था। केचुआ, जिसे किसान का दोस्त भी कहते हैं। तो ये शरीर का खंडों में बंटना क्यों महत्वपूर्ण था? ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे शरीर के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग काम के लिए स्पेशलाइज हो सकते थे और चलने फिरने में भी ज्यादा लचीलापन आता था। अच्छा, मूवमेंट बेहतर हो गई। हाँ, और केचुआ तो मिट्टी को उलट-पुलट कर उपजाऊ बनाता है, इसीलिए वो किसान का दोस्त कहलाता है। इसी ग्रुप में जोंक भी आती है। जोंक भी एनेलिडा है। ओके, समझ गया। तो अब आते हैं उस ग्रुप पर जिसमें शायद सबसे ज्यादा जीव हैं, मतलब कीड़े मकोड़े, मकड़ियाँ, केकड़े, वो सब। बिल्कुल सही, आप आर्थ्रोपोडा फाइलम की बात कर रहे हैं। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब है जुड़े हुए पैर वाले। जॉइंटेड फीट। हाँ, उनके पैर जुड़े हुए दिखते हैं। और ये जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे बड़ा मतलब कितने जीव होंगे इसमें? अंदाजा लगाइए, दुनिया में जितने भी ज्ञात जीव हैं उनमें से 2/3 से ज्यादा इसी ग्रुप के हैं। 2/3? अरे बाप रे, ये तो सच में धरती पर राज कर रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं। इनकी सफलता का एक बड़ा राज है इनका मजबूत बाहरी कवच, जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये शरीर की रक्षा करता है। हाँ, वो कड़क सा होता है ऊपर से। और इनके जुड़े हुए पैर मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस, हाँ। जो इन्हें चलने, उड़ने, तैरने, खाने पकड़ने जैसे ढेरों काम करने में मदद करते हैं। ये पानी, जमीन, हवा हर जगह पाए जाते हैं। हर जगह? हाँ, इसमें कीट पतंगे जैसे मक्खी, मच्छर, तितली, कॉकरोच आते हैं। केकड़े, झींगे, बिच्छू और मकड़ियां भी इसी में हैं। मकड़ी भी? अच्छा, एक बात मैंने कभी पढ़ी थी कि मकड़ी कीट नहीं होती, ये सच है? हाँ, ये एक मजेदार पॉइंट है। देखिए, कीटों की पहचान होती है 6 पैरों से, मतलब 3 जोड़ी। हाँ, 3 जोड़ी पैर। लेकिन मकड़ियों के 8 पैर होते हैं। ओ हाँ, 8 पैर। इसलिए मकड़ी आर्थ्रोपोडा तो है, क्योंकि उसमें जुड़े हुए पैर और एक्सोस्केलेटन है, पर तकनीकी रूप से वो कीट वर्ग में नहीं आती। अच्छा, ये बढ़िया जानकारी है। मकड़ी आर्थ्रोपोड है पर कीट नहीं, याद रखूंगा। तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम हो गया।
अब वो जीव जिनका शरीर बहुत नरम होता है, जैसे घोंगा या सीप, ऑयस्टर, वो किस में आते हैं? वे आते हैं मॉलस्का फाइलम में। मोलस्का। मॉलस्का का मतलब ही है कोमल शरीर वाले। अच्छा। ये आर्थ्रोपोडा के बाद जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। अच्छा, ये दूसरा सबसे बड़ा है। हाँ, इनका शरीर बहुत नरम होता है, मुलायम, जिसकी सुरक्षा के लिए अक्सर इनके ऊपर एक कठोर खोल या कवच मतलब शेल होता है। हाँ, जैसे शंख या सीप में होता है। वो किसका बना होता है? वो ज्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उदाहरण तो आपने बता ही दिए, घोंगा, स्नेल, पाइला, सीप, ऑयस्टर। लेकिन कुछ मोलस्क ऐसे भी हैं जिनमें खोल नहीं होता या अंदर छिपा होता है, बिना खोल वाले मोलस्क, जैसे ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। हाँ हाँ, उसकी तो 8 भुजाएं होती हैं। बिल्कुल, और ये काफी बुद्धिमान भी माना जाता है। इसे कभी कभी डेविल फिश कहते हैं। फिश से फिश। पर ये मछली नहीं है। जाहिर है ये भी मछली नहीं है, ये मोलस्क है। इसी तरह कटल फिश, सेपिया भी मोलस्क है, मछली नहीं। ठीक है, जेलीफिश, ऑक्टोपस, कटलफिश, कोई मछली नहीं। समझ गया। अब वो कांटेदार समुद्री जीव जैसे स्टारफिश, वो किसमें है? हाँ, वो है इकाइनोडर्मेटा फाइलम के सदस्य। इकाइनोडर्मेटा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कांटेदार त्वचा वाले, स्पाइनी स्किन। ओ, कांटेदार त्वचा। इस ग्रुप के सारे सदस्य समुद्र में ही रहते हैं। इनकी त्वचा खुरदुरी या कांटेदार होती है। सारे समुद्र में। ओके। सबसे जाना पहचाना उदाहरण है तारा मछली, स्टारफिश अस्टीरियस। स्टारफिश, और ये भी मछली? नहीं है। हाँ, एक बार फिर ये भी मछली नहीं है। ठीक है, अब पक्का याद रहेगा, स्टारफिश भी मछली नहीं है। और कौन है इसमें? इस ग्रुप में ब्रिटल स्टार, समुद्री अर्चिन, सी अर्चिन और समुद्री खीरा, सी क्यूकम्बर जैसे जीव भी आते हैं। समुद्री खीरा, क्या नाम है! लगता है वैज्ञानिकों को फिश नाम रखने का बड़ा शौक था उन जीवों के लिए भी जो मछलियां नहीं है। शायद ऐसा ही है। चलिए अब उस फाइलम पर आते हैं जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं, रीढ़ की हड्डी वाला ग्रुप। बिल्कुल, ये सबसे विकसित फाइलम माना जाता है कॉर्डाटा। कॉर्डाटा। इस फाइलम के जीवों की खासियत है कि इनके जीवन के किसी न किसी अवस्था में, मतलब किसी न किसी स्टेज में, एक लचीली रॉड जैसी संरचना होती है जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। नोटोकॉर्ड, ये क्या है? इसे आप एक तरह की शुरुआती रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। पीठ की तरफ होती है ये। ज्यादातर कॉर्डेट्स में ये नोटोकॉर्ड बाद में विकसित होकर रीढ़ की हड्डी मतलब वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन बन जाती है। अच्छा, तो जिनमें ये रीढ़ की हड्डी बन जाती है उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे जीवों को कशेरुकी या वर्टिब्रेट्स कहते हैं। वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो हम वर्टिब्रेट्स हैं। हाँ, और वर्टिब्रेट्स को हम 5 मुख्य वर्गों मतलब क्लासेस में बांटते हैं। ओके, 5 क्लासेस। कौन कौन सी? पहला वर्ग है मत्स्य वर्ग यानी मछलियाँ। फिश। हाँ। अच्छा, तो ये हैं असली मछलियां। हाँ, ये असली मछलियाँ हैं। ये पानी में रहती हैं, घलफड़ों से सांस लेती हैं, तैरने के लिए फिन्स होते हैं और इनके दिल में सिर्फ 2 चेम्बर होते हैं। सिर्फ 2 चेम्बर। और उदाहरण? शार्क। हाँ, शार्क एक उदाहरण है। और एक मजेदार बात, शार्क में हड्डियां नहीं होती। हड्डियाँ नहीं होती, फिर कंकाल कैसे बनता है? उनका कंकाल कार्टिलेज का बना होता है, जैसे हमारी नाक या कान की हड्डी होती है ना, नरम वाली, वैसा। अरे वाह, ये नहीं पता था। और समुद्री घोड़ा, वो भी मछली है? हाँ, समुद्री घोड़ा भी एक मछली है, भले ही उसका आकार घोड़े जैसा लगे। एक और है गैम्बूशिया मछली, जो मच्छरों के लार्वा खाती है, इसलिए इसे मच्छर मछली कहते हैं। अच्छा, ये तो फायदेमंद हुई। और यहाँ फिर याद दिला दूं, डॉल्फिन और व्हेल। हाँ हाँ, याद है। डॉल्फिन और व्हेल मछलियां नहीं हैं। बिल्कुल, वे स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं। वे फेफड़ों से सांस लेती हैं, पानी की सतह पर आती हैं सांस लेने, और उनके दिल में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो पाइसीज के बाद अगला वर्ग कौन सा? शायद वो जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, मेंढक जैसे। एकदम सही पहचाना। अगला वर्ग है उभयचर वर्ग, एम्फीबिया। एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब ही है दोहरी जिंदगी। ड्यूअल लाइफ। इसमें मेंढक, फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर जैसे जीव आते हैं। ये पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं। हाँ, मेंढक को देखा है? इनका जो लार्वा होता है, जैसे मेंढक का टैडपोल, वो पानी में रहता है और गलफड़ों से सांस लेता है। हाँ, टैडपोल तो मछली जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, वयस्क बनता है, तो उसमें फेफड़े विकसित हो जाते हैं और वो जमीन पर आकर सांस ले सकता है। और एक खास बात यह है कि ये अपनी नम त्वचा से भी सांस ले सकते हैं। त्वचा से भी सांस, अद्भुत। और इनके दिल में कितने चैम्बर? इनके दिल में 3 चैम्बर होते हैं। 3 चैम्बर। ठीक है, अब आते हैं रेंगने वाले जीवों पर। सांप, छिपकली, कछुए। हाँ, वो है सरीसृप वर्ग,
रेप्टिलिया रेप्टाइल्स। मतलब रेंगने वाला। रेप्टाइल्स। इनकी त्वचा सूखी होती है और उस पर शल्क मतलब स्केल्स होते हैं। ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। और इनके दिल में भी आमतौर पर 3 ही चैम्बर होते हैं, मछलियों से एक ज्यादा, एम्फिबिया जितने। लेकिन यहाँ एक अपवाद है। अपवाद? कौन? मगरमच्छ, क्रोकोडाइल और घड़ियाल एलिगेटर और इनके रिश्तेदार, उनके दिल में हमारी तरह 4 चैम्बर होते हैं। अच्छा, मगरमच्छ का दिल 4 चैम्बर वाला। क्यों? माना जाता है कि शायद ये उन्हें ज्यादा एक्टिव रहने और शिकार करने में मदद करता है। हो सकता है। और उदाहरण? सांप, छिपकली, कछुआ तो हैं ही। हाँ, और कुछ अनोखे रेप्टाइल्स भी हैं, जैसे किंग कोबरा, अकेला सांप है जो अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है। घोंसला बनाने वाला सांप? सच में? हाँ, और ड्रेको नाम की एक उड़ने वाली छिपकली है। वो असल में उड़ती नहीं, पर अपनी त्वचा फैलाकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ग्लाइड करती है। वाह, और कोई जहरीली छिपकली भी होती है क्या? हाँ, एक ही है, हेलोडर्मा। ये अमेरिका में पाई जाती है। गजब की जानकारी। रेप्टाइल्स के बाद अब आसमान की तरफ देखें। पक्षी। बिल्कुल। अगला वर्ग है पक्षी वर्ग, यानी चिड़िया, बर्ड्स। इव्स। इनकी पहचान है शरीर पर पंखों का होना। इनका पूरा शरीर उड़ने के लिए कमाल का अनुकूलित मतलब अडेप्टेड होता है। हाँ, पंख, हल्का शरीर। बिल्कुल। इनकी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, जिन्हें न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं। इससे वजन कम रहता है। खोखली हड्डियां। हाँ, इनके दिल में 4 चेम्बर होते हैं। 4 चेम्बर? हमारी तरह? हाँ, हमारी तरह। ये उड़ने के लिए जो ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उसमें मदद करता है। और ये गर्म खून वाले होते हैं। वार्म ब्लडेड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये अपने शरीर का तापमान अंदर से कंट्रोल करके लगभग एक जैसा बनाए रख सकते हैं, चाहे बाहर का मौसम ठंडा हो या गर्म। मछलियां, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। उनका तापमान बाहर के हिसाब से बदलता है। अच्छा, तो पक्षी वार्म ब्लडेड हैं। और उदाहरण? उदाहरण तो अनगिनत है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है और पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। पीछे की तरफ? हाँ, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है पर उड़ नहीं सकता। अबाबील सबसे तेज उड़ने वाले पक्षियों में से हैं। कीवी न्यूजीलैंड का पक्षी है, उड़ नहीं सकता। पेंगुइन भी नहीं उड़ सकता। पेंगुइन भी पक्षी है? हाँ, ठीक है। तो गर्म खून वाले 4 चेम्बर वाले दिल, हमारी तरह? हाँ, तो अब आखिरी वर्ग, 5वां वर्ग, जिसमें हम भी आते हैं। हाँ, आखिरी और सबसे विकसित माना जाने वाला वर्ग है स्तनधारी वर्ग, मैमल्स। मैमल्स। इनकी सबसे बड़ी पहचान है शरीर पर बाल होना और मादाओं में स्तन ग्रंथियों का होना। हाँ, जिनसे वो बच्चों को दूध पिलाती हैं, इसलिए स्तनधारी नाम है। बिल्कुल। इनका दिल भी 4 चेम्बर वाला होता है और ये भी गर्म खून वाले होते हैं। इनकी त्वचा में पसीने और तेल की ग्रंथियां भी होती हैं। और ये बच्चे देते हैं अंडे? ज्यादातर स्तनधारी सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। इन्हें विविपेरस कहते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ मजेदार उपवर्ग हैं। उपवर्ग? मैमल्स में भी? हाँ, मैमल्स को 3 उपवर्गों में बांटा जाता है। पहला है प्रोटोथीरिया। ये बड़े अजीब हैं। ये स्तनधारी हैं पर अंडे देते हैं। अंडे देने वाले मैमल्स? सच में? कौन है ये? सिर्फ 2 ही ऐसे जीव आज जिंदा है, एकिडना और प्लाटिपस। प्लैटिपस? हाँ, सुना है, वो बत्तख जैसी चोंच वाला। हाँ, वही। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। ये अंडे देते हैं पर बच्चों को दूध पिलाते हैं। कमाल है, ये तो अपवाद हुए। हाँ, ये अपवाद है। दूसरा उपवर्ग है मेटाथीरिया। मेटाथेरिया? इसमें वो मैमल्स आते हैं जो बहुत अविकसित मतलब अंडर डेवलप्ड बच्चों को जन्म देते हैं। वो बच्चे फिर माँ के पेट पर बनी एक थैली, जिसे मार्सूपियम कहते हैं, उसमें रहकर पूरी तरह विकसित होते हैं। ओह, जैसे कंगारू? बिल्कुल सही। कंगारू इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है। प्रोटोथीरिया अंडे देने वाले, मेटाथेरिया थैली वाले, और तीसरा? तीसरा है यूथीरिया। इसमें बाकी सभी स्तनधारी आते हैं। ये पूरी तरह विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। तो इसमें हम इंसान भी आ गए। हाँ, हम इंसान, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बाघ, हाथी, वेल, चमगादड़ वगैरह सब इसी में है। चमगादड़ वो उड़ता है, पर वो पक्षी नहीं, मैमल है। बिल्कुल। चमगादड़ एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी है। और वेल? ब्लू वेल तो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, वो भी मैमल है। हाँ, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी और सबसे बड़ा ज्ञात जानवर है। और श्रू या छछूंदर वो सबसे छोटे स्तनधारियों में से एक है। वाह, एकिडना, कंगारू, इंसान, वेल, चमगादड़,
कमाल की विविधता है इस मैमल ग्रुप में भी। बिल्कुल। और जैसा हमने पहले कहा था, वो फिश वाले नाम याद है ना, एक बार फिर से? हाँ हाँ, जेलीफिश वो सीलेंट्रेटा है, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा, कटलफिश और ऑक्टोपस वो मोलस्का है। शाबाश। और एक और है सिल्वर फिश, वो क्या है? सिल्वरफिश वो शायद कीड़ा है, आर्थ्रोपोडा। बिल्कुल सही। सिल्वरफिश एक कीट है, आर्थ्रोपोडा फाइलम का सदस्य। तो नाम पर मत जाइएगा। वाह। तो एक कोशिका वाले अमीबा से लेकर विशाल ब्लू व्हेल तक और अंडे देने वाले प्लेटिपस से लेकर उड़ने वाले चमगादड़ तक, ये जंतु जगत सचमुच आश्चर्यों से भरा है। और ये वर्गीकरण, ये क्लासिफिकेशन हमें इस जटिल जाल को समझने का एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा देता है। बहुत दिलचस्प। आज की इस मजेदार और ज्ञान भरी बातचीत के बाद सुनने वालों के लिए एक आसान सा सवाल छोड़ जाते हैं। आज की चर्चा के आधार पर क्या आप किसी ऐसे स्तनधारी का नाम बता सकते हैं जो अंडे देता है? सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।